हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं मोहित गुप्ता फिर से आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की थी और उसके बाद 3 क्वेश्चंस की डिस्कस हो चुका था। ये 3 क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर चुके थे, जिनके फॉर्मूला, जिनके सूत्र हम लास्ट वीडियोज़ में पढ़ चुके थे। तो आगे चलते हैं बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है, देखो अपवर्तन खत्म हो गया, अपवर्तन के नियम खत्म हो गए, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब हमारा जो अपवर्तन से रिलेटेड अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक है, वो है अपवर्तन के अनुप्रयोग, प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। अब प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग का मतलब ये है कि प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ होता है। प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में, वातावरण में कहाँ कहाँ पर होता है। तो हम ये देखेंगे कि किस किस घटनाओं में, किस किस जगह पर आप प्रकाश के अपवर्तन का उपयोग करते हो। और उसका पहला अनुप्रयोग है बच्चों, तारों का टिमटिमाना। बहुत बार पढ़ा होगा, 10th क्लास में भी आया है ये चीज़ कि तारों का टिमटिमाना। आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि तारों का टिमटिमाना होता कैसे है। तो आराम से देखना, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने आपको फिर कहा है कि फिजिक्स को रटना नहीं है, कि कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्चुअल चीजें सारी, रटने की कुछ भी नहीं है। तो समझना क्या है, हमने कहा सर तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है सर, क्यों दिखाई देते हैं बच्चों? वास्तविक बात ये होती है कि वास्तव में तारे टिमटिमाते नहीं हैं। अगर वास्तव की बात करें तो वास्तव में तारे टिमटिमाते हैं ही नहीं, बस आपको लगता है कि तारे टिमटिमा रहे हैं। क्यों लगता है, उसका रीजन सुनिएगा। होता क्या है, जो तारे होते हैं ना बच्चों, वो पृथ्वी की सतह से या पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं। हमने कहा तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पे है बजाय अन्य ग्रह के और सूर्य के। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने डायग्राम बना दिया। ये बनाना नहीं है डायग्राम आपको, मैंने केवल समझाने के पर्पज से बनाया इस डायग्राम को। देखो, ये कोई तारा है, यहाँ कोई पृथ्वी पे कोई प्रेक्षक है। प्रेक्षक का मतलब जो प्रेक्षित कर रहा है, देख रहा है तारे को। ठीक है। अब आपको पता है पृथ्वी से तारे के बीच में ये वायुमंडल उपस्थित है बहुत सारा, जैसे आसमान वगैरह के बीच में वायुमंडल प्रेजेंट है। तो मैंने कहा ये विभिन्न वायुमंडल उपस्थित है पृथ्वी से तारे के बीच में। मैंने छोटा सा डायग्राम बना के 4-5 लेयर्स बना दी, 4-5 परतें बना दी वायुमंडल की, कि ऐसे वायुमंडल उपस्थित है पृथ्वी से और तारे के बीच में। अब समझना होता क्या है, हो सकता है आप खुद देखो वायुमंडल में क्या क्या होता है, धूल के कण होते हैं, गैसेज उपस्थित होती है। तो हो सकता है कहीं पर धूल के कण, गैसेज ज़्यादा हो, पानी की बूंदें ज़्यादा हो, कहीं पर कम हो। कहने का मतलब हो गया, हो सकता है किसी परत में कण ज़्यादा हो, किसी परत में कण कम हो। जहाँ कण ज़्यादा होंगे, समझना, जहाँ कण ज़्यादा होंगे वहाँ कण पास पास में होंगे, और जहाँ कण पास पास में होंगे वो सघन माध्यम होगा। जहाँ कण दूर दूर होंगे वो विरल माध्यम होगा। तो समझना, तारा टिमटिमा नहीं रहा, तारे से किरणें आ रही है रेगुलरली, नियमित रूप से, लेकिन कभी इसको मिल रहा है सघन माध्यम था विलंब के पास आती है किरणें, कभी मिल रहा है विरल माध्यम था विलंब से दूर जा रही है किरणें। तो कभी किरणें विलंब के पास, कभी विलंब से दूर, ऐसे ही जाती जा रही है। और जैसे ही किरणें ऐसी जा रही है तो जो प्रेक्षक है उसकी आंखों में किरणें कभी आ रही है तो कभी नहीं आ रही है। समझना क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? कभी किरणें आंखों में आ रही है कभी किरणें आंखों में नहीं आ रही है। जब किरणें आएगी तो आपको चमकता हुआ दिखेगा, जब किरणें नहीं आएगी तो चमकता हुआ दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जैसे आप फॉर एग्जांपल समझना, मैंने लाइट जला रखी है, मैं कभी लाइट का स्विच ऑन कर रहा हूँ, कभी ऑफ कर रहा हूँ। जब ऑन कर रहा हूँ तो चमकेगा बल्ब, जब ऑफ कर रहा हूँ तो बल्ब बुझ जाएगा। तो ऑन ऑफ अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपको बल्ब कैसा दिखेगा? टिमटिमाता हुआ दिखेगा।
क्यों? क्योंकि जब आप बल्ब को ऑन कर रहे हो तब किरणें आपकी आंखों में आ रही है, और जब बल्ब को ऑफ कर रहे हो तो किरणें आपकी आंखों में नहीं आ रही है। तो जब किरणें आएगी तब तो लग रहा है चमक रहा है, और जब किरणें नहीं आएगी तो लगेगा नहीं चमक रहा। वही काम तो यहाँ हो रहा है कि जब तारे से किरणें आंखों में गिर रही है तो लग रहा है तारा चमक रहा है, और जब किरणें नहीं गिर रही तो लग रहा है नहीं चमक रहा। इसी वजह से आपको क्या प्रतीत होता है? तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। जैसे मैंने बल्ब का एग्जांपल लिया, स्विच ऑन ऑफ किया तो आपको लग रहा है बल्ब चमक रहा है, टिमटिमा रहा है, ठीक है। तो यही घटना किसके कारण होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि देखो ये अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, कभी किरणें विलंब के पास आ रही है, कभी किरणें विलंब से दूर जा रही है, और ये दूर पास होता है अपवर्तन के कारण ही, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, दूसरी बात सुनना, जबकि जो सूर्य होता है और ग्रह होते हैं ना, वो पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर नहीं होते। तारा बहुत अधिक दूरी पर है, जबकि ग्रह जो होते हैं पृथ्वी से निकट होते हैं। अब जो चीज जितनी निकट होगी वायुमंडल की परतें उतनी क्या होगी? कम। भाई एक चीज जो पास पास में होगी तो परतें कम होगी ना, परतें कम होगी तो अपवर्तन ज्यादा नहीं होगा, अपवर्तन ज्यादा नहीं होगा तो वो चीज टिमटिमाती हुई भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ज्यादा दूरी पर है तो परतें ज्यादा है, तो इस वजह से आंखों पर किरणें कभी आ रही है कभी नहीं आ रही है। इसी कारण से विद्यार्थियों आपको तारा क्या होता है? टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में आएगा तो कि तारा टिमटिमाते हुए दिखाई देता है, समझाइए। तो आपने जो मैंने बोला वो सब चीजें ही लिखनी है कि तारा जो होता है पृथ्वी से बहुत ही दूरी पर होता है, तो वायुमंडल की विभिन्न परतें पाई जाती है जिसके कारण इन परतों से प्रकाश का अपवर्तन होता है। इसी वजह से तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। ये था अपवर्तन का कौन सा अनुप्रयोग? पहला अनुप्रयोग। अब मैं चल रहा हूं अपवर्तन के दूसरे अनुप्रयोग पर, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जो सेकंड अनुप्रयोग है आपका वो है सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। हेडिंग समझना, मैंने क्या कहा? सूर्योदय से पहले, मतलब जब वास्तविक सूर्य उदय हो रहा है उससे जस्ट 2 मिनट पहले। ये ड्यूरेशन भी ध्यान रखना, ये होती है 2 मिनट की, कि जब सूर्योदय होता है उससे 2 मिनट पहले, और जब सूर्यास्त हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक हमको क्या होता है? सूर्य दिखाई देता है। और इसका कारण भी क्या होता है? इसका कारण भी क्या होता है बच्चों? अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। सुनिए, आपका टाइम बचाने के लिए डायग्राम आपके सामने है। अब सुनो क्या है, कुछ नहीं होता है इसमें। देखो क्या होता है कि आप मुझे देखो एक रफली डायग्राम बना देता हूं। ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होता है? वायुमंडल। जब सूर्य, ये क्षैतिज स्थिति है, ठीक है, इसकी क्षैतिज स्थिति, जब सूर्य इस क्षैतिज के नीचे होगा, समझना, मैं उस डायग्राम बाद में आऊंगा, पहले रफली देख लो आप। जब सूर्य इस क्षैतिज के नीचे होगा तो आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा पृथ्वी से, पृथ्वी से आपको सूर्य दिखाई नहीं देगा। जब ये सूर्य क्षैतिज के ऊपर आ जाएगा यहां पर, तभी आपको यहां से क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। तो पृथ्वी से सूर्य कब दिखाई देगा? जब वो क्षैतिज के ऊपर होता है। अदरवाइज आपके लिए सूर्योदय नहीं होता। कब तक नहीं होता? जब ये सूर्य क्षैतिज से नीचे रहता है। आया समझ में? वैसे ही यहां है, सूर्य अस्त तब तक नहीं होता जब तक सूर्य क्षैतिज के नीचे ना पहुंच जाए। जैसे सूर्य इसके नीचे पहुंच जाएगा मतलब सूर्य अस्त हो चुका है। समझ में आया बच्चों? अब सुनना, जैसे सूर्य उदय होने लगता है उसके 2 मिनट पहले, लगभग 2 मिनट पहले क्या होता है? इधर आओ बोर्ड पे। अब ये सूर्य की वास्तविक स्थिति थी जब सूर्य क्षैतिज के ऊपर जाने ही वाला था और सूर्य उदय होने ही वाला था। पर जैसे ही यहाँ पे सूर्य पहुंचा, किरणें सूर्य से आई और इस पृथ्वी के जो चारों तरफ वायुमंडल है, इस वायुमंडल में एंटर कर गई। अब मुझे बताना, ये वाला माध्यम कौन सा है? विरल। और ये वाला माध्यम कौन सा हो जाएगा? सघन। भाई जहां कण होते हैं वो सघन, जहां कण दूर दूर हो विरल। तो मुझे बताओ, जब कण इस विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर होंगे, जब इस विरल से इस सघन में एंटर होगा तो प्रकाश किरण विलंब के पास आएगी कि दूर हटेगी?
आप बोलोगे सर जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाता है तो वह अभिलंब के पास आ जाता है या विलंब की ओर झुक जाती है। तो सुनिए बच्चों, देखना ये गोला है पृथ्वी का, तो मुझे बताओ पृथ्वी का विलंब क्या होगा, ये इसके केंद्र बिंदु से जाने वाला लाइन। देखिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। इसके केंद्र जाने वाला लाइन, अब ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही थी, जैसे एंटर हो गई ऐसे, तो अब जाना इसको ऐसे चाहिए था जी, ऐसे चाहिए था ना, लेकिन अभिलंब के पास आएगी तो अभिलंब की ओर झुक गई ऐसे। देखो ये अभिलंब रहा, ये अभिलंब की ओर झुक गई, देखो ये अभिलंब रहा, ये झुक गई। समझ में आ रहा है क्यों झुकी? क्योंकि विरल से सघन में एंटर कर रही है। ये बाहर विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, विरल माध्यम है, सघन माध्यम। और जैसे विलंब की तरफ झुकी, यहाँ पे आप देख, पृथ्वी पर आप हो और आप इस सूर्य को प्रेक्षक हो, आप यहाँ से देख रहे हो, तो आपको ये किरणें बच्चों कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? यहाँ से आती हुई। देखो ये किरणें, आपको तो लगेगा किरणें यहाँ से आ रही है, कहीं से यहाँ से आती है। तो ये सूर्य की कौन सी स्थिति हो गई? आभासी स्थिति। जो आपको लगेगा, जो आपको प्रतीत होगा, क्योंकि वास्तव में सूर्य कहाँ पे है ये, तो देखो सूर्य उदय हुआ नहीं अभी तक, यहाँ पे है सूर्य, लेकिन आपको लग रहा है कि सूर्य उदय हो चुका, आपको लग रहा है सूर्य ऊपर आ चुका है, क्षैतिज से ऊपर आ चुका है। और ये घटना किसके कारण हुई है? अपवर्तन के कारण। तो मेरा कहने का मतलब क्या था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही आपको ऐसा लगता है कि सूर्य उदय हो गया, जबकि वास्तविकता में सूर्य उदय नहीं होता है। ऐसे ही सूर्यास्त में होगा। सूर्यास्त का मतलब जब सूर्यास्त हो चुका है यहाँ पे, लेकिन जब देखो इसकी जैसे से यहाँ पे होगा, सूर्य यहाँ होगा तो अपवर्तन होगा, तो आपको लगेगा सूर्य यहाँ पे है। तो वास्तविक सूर्यास्त हो चुका, लेकिन अभी भी आपको सूर्य दिखाई देगा। क्यों? अपवर्तन के कारण। तो 2 मिनट का लगभग डिफरेंस ये होता है, 2 मिनट का लगभग डिफरेंस ये होता है, तो आपका दिन 4 मिनट बढ़ जाता है अपवर्तन के कारण। यही रीजन है कि सूर्योदय से जस्ट पहले, सूर्योदय हुआ नहीं उससे पहले ही, और सूर्यास्त होने के बाद भी सूर्य दिखाई देता है या दिखाई देने का आभास होता है। कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा केस था आपका? सेकंड केस, कि सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात भी सूर्य का दिखाई देना। अब हम पढ़ेंगे आपका केस नंबर 3। तो अगला केस है बच्चों, केस नंबर 3 प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग का, कि किसी छड़ या पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। चाहो तो छड़ ले लो, चाहे तो पेंसिल ले लो। ये क्या होती है? पानी में थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। रीजन क्या है उसका वो समझ लो आराम से। मैंने क्या कहा समझो, मैं पहले इधर इस डायग्राम को इधर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसको मत देखो, वो आपको एक प्रॉपर स्केच बना हुआ है कि हाँ आपके दिक्कत ना हो डायग्राम में। रफली डायग्राम इधर देखो आप। मैंने क्या किया, एक बीकर लिया। बीकर का मतलब होता है कांच का पात्र। कांच के लिए ताकि आपको चीजें दिख जाए दूर से, ठीक है। ये बीकर ले लिया, एक कांच का पात्र ले लिया एक तरीके से। यहाँ भरा हुआ है पानी, जल। अब एक चीज समझना बच्चों, इधर मैंने, अब मुझे तो एक बार बता दो आप, अगर प्रकाश किरणें सघन से विरल में जाएगी तो मुझे बताओ विलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? जब प्रकाश किरण जल से वायु में जाएगी, पानी से वायु में जाएगी, तो विलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? आपका आंसर होगा सर जल का मतलब सघन माध्यम, वायु का मतलब विरल माध्यम, और जब किरणें सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर हट जाती है। तो जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन थोड़ी दूर हट गई ऐसे। और आपने किरणों को कहाँ से देखा? यहाँ से देखा, आपकी आंखों से देखा। तो आपको ये किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत हुई? यहाँ से। तो जो बिंदु बी था वो यहाँ ना लग के कहाँ दिखा आपको? यहाँ। ये बात क्लियर है या नहीं है? मैं उसको समझाने से पहले इसको समझाना चाहता हूँ, तो आपका वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। भाई किरणें गई, अभिलंब से दूर हट गई, तो यहाँ से आप देखोगे तो किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? बी डैश से। ओके, यही काम यहाँ हुआ है। देखिए ढंग से, ये एक पेंसिल या छड़ है, इसका ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। जैसे बच्चों इसको पानी में डुबोया तो वही घटना यहाँ हो गई। इस सिरे की किरणें जाएगी और अभिलंब से दूर हट जाएगी। जैसे आप यहाँ से देखोगे,
ये किरणें आपको कहाँ से आती हुई दिखेगी? इस बी डैश से। तो आपको क्या लगेगा, ये वाला भाग यहाँ नहीं है, थोड़ा यहाँ है ऐसे। ये जो पेंसिल का डूबा हुआ भाग है ना, वो ऐसे ना होकर थोड़ा ऐसा है, मतलब हल्का सा मुड़ा हुआ लगेगा। कैसा लगेगा? हल्का सा मुड़ा हुआ लगेगा, मुड़ा हुआ प्रतीत होगा जो पानी में डूबा हुआ भाग है। क्यों है वो समझ गए? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अपवर्तन हुआ है, इस वजह से बी से किस सिरा कहाँ चले गया? बी डैश पे चला गया है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे चाहे पेंसिल लो चाहे छड़ लो, वो क्या होगी, पानी में जो डूबा हुआ भाग हो कैसा दिखेगा? थोड़ा मुड़ा हुआ दिखेगा। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्यों दिखेगा वो मैंने आपको इस रफली डायग्राम में समझा दिया है। सही है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम केस नंबर 4, देखो ये सब घटनाएं अपवर्तन की है, 3 घटनाएं हो गई। हम 4th घटना पे चल रहे हैं, आयताकार स्लैब या आपका कांच की पट्टिका पर। तो उसके बारे में देखिएगा। तो अपवर्तन के अनुप्रयोग का बच्चों 4th केस है कांच की पट्टिका या स्लैब द्वारा अपवर्तन। कांच की पट्टिका या स्लैब द्वारा अपवर्तन, इसी का आपका प्रयोग एक्सपेरिमेंट भी है। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करोगे, प्रयोग करोगे 12th क्लास में, आपको पता है लैब में प्रयोग करना है अपन को, तो उसमें ये वाला लाइव आप देखोगे, ये वाला आएगा भी। अगर आपने देखा हो 11th में भी कभी, एक आयताकार जैसे कि ये था, ये डस्टर है, अगर ये कांच का बन जाए, ये किसका बना दें हम इसको? कांच का। तो पूरा कांच का एक आयताकार बॉक्स बन गया एक टाइप से। ये इसी को हम बोलते हैं कांच की पट्टिका या स्लैब। ये पूरा डस्टर मैंने कांच का बना दिया, तो ये पूरा कांच की पट्टिका या स्लैब है, जो देखो इस डायग्राम में दिख रही है। ये पूरी आयताकार है, ये पूरी देखो आयताकार कांच की पट्टिका या स्लैब है। टाइम बच गया, आपका डायग्राम बना हुआ है आपके पास। देखो इसको मैं समझा रहा हूँ इधर रफली डायग्राम में। देखो मैं हर डायग्राम, बना हुए डायग्राम को भी बगल में समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चले बना कैसे है। ये प्रॉपर बना हुआ डायग्राम है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए, कोई पॉइंट इधर से उधर ना दिखे आपको। ये देखो बोर्ड पे, ये बोर्ड पे देखना रफली डायग्राम। एक आयताकार कांच की पट्टिका है, सपोज करो, इसका नाम मैंने क्या बोल दिया? ABCD। ठीक है बच्चों, इस पट्टिका का नाम क्या बोल दिया मैंने? ABCD। आगे सुनिए, सुनना बच्चों, अंदर कांच है, बाहर वायु है। ये कोई आपतित किरण थी, ये क्या है? कोई आपतित किरण है। आपतित किरण आ गई जो यहाँ पे है PQ आपतित किरण, समझना। आपतित किरण विलंब के साथ कौन सा कोण बनाएगी? I। देखो I बन गया। ये ABCD एक आयताकार कांच की पट्टिका है। यह आपतित किरण PQ आया, जिसने आपतित किरण थी, इसने कौन सा कोण बनाया? I। सुनो, मुझे बता दो, वायु कौन सा माध्यम है? विरल। कांच कौन सा माध्यम है? सघन। जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आएगी तो विलंब के पास आएगी या दूर हटेगी? बताइए, पास आती है, विलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जाना इसको ऐसे चाहिए था, देखो जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन बच्चों ये अभिलंब की ओर झुक गई है, अभिलंब के पास आ गई है। आया समझ में बच्चों? तो अभिलंब के पास आने के बाद ये मैंने कहा कितना एंगल बना चुकी है? R1। अब सुनो, अब ये देखो, इस AC सतह पर, इस AC सतह प्रकाश किरण किससे किस में आ रही है? वायु से कांच में। एक बार अपवर्तन यहाँ हो गया, अपवर्तन हुआ या नहीं हुआ? वायु से किरणें कहाँ आ रही है? कांच में। दूसरा सुनो, अब प्रकाश किरणें कांच से कहाँ जा रही है? वायु में। तो यहाँ भी अपवर्तन होगा ना, होगा। तो देखो ये अभिलंब रहा, अब आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। देखो दूर हट गया अभिलंब से, जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था इसको, लेकिन अभिलंब से क्या हो चुकी है बच्चों? ये दूर हट चुकी है। जो किरणें निर्गत हुई उसको हमने बोल दिया निर्गत किरणें हैं, निकलने वाली किरणें हैं। अब सुनिए, यहां 2-3 पॉइंट्स। पहली चीज, यहां कितनी बार अपवर्तन हो रहा है? 2 बार। पहला अपवर्तन वायु कांच के लिए, दूसरा अपवर्तन कांच से वायु के लिए। सही है बच्चों? सेकंड बात सुनो, सेकंड बात सुनिए, यहां पे जो निर्गत किरण है ना, वो ये जो आपतित किरण जिसको आपने आगे बढ़ाया था, इसके समांतर होती है। कहने मतलब आपतित किरण व निर्गत किरणें क्या होती है? एक दूसरे के समांतर।
और ये जब दोनों एक दूसरे के समांतर हुई यहाँ पे, तो इन दोनों के मध्य की जो लंबवत दूरी थी, इस दूरी को बोला जाता है क्या बच्चों? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। निर्गत किरण और आपतित किरण को आगे बढ़ाने के बाद जो इनके मध्य की लंबवत दूरी आती है, इसी को क्या बोला जाता है? पार्श्विक विस्थापन कहा जाता है। तो अगर मैं पार्श्विक विस्थापन की डेफिनेशन बोलूं, तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के मध्य की जो दूरी होती है, वही क्या होती है बच्चों? पार्श्विक विस्थापन होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो निर्गत किरण कौन सी हो गई? RS। सही है। मैंने कहा इस कांच की मोटाई कितनी है? मान लो स्मॉल t मोटाई है। इस कांच की मोटाई कितनी मान ली मैंने? स्मॉल t। इसकी क्या है बच्चों? मोटाई है। तो ये बात समझ में आई नहीं आई? वापस समझ लो, कई लोग डाउट में है अभी भी। ये कांच की पट्टिका थी, कांच मतलब सघन माध्यम हो गया, बाहर वायु है। पहले प्रकाश किरण PQ आपतित किरण आई, विरल से सघन में जाएगी तो विलंब के पास मुड़ गई। यहाँ अपवर्तन कोण R1 है। देखो ये Z बन रहा है, जितना ये है उतना ये, क्योंकि देखो ये Z बना रहा है, Z। इसको पूरी को ऐसे देखो, ये पूरा ऐसे बनता है, मैं थोड़ा डायग्राम बिगाड़ रहा हूँ ऐसे। तो देखो Z बन रहा है, नहीं बन रहा? ठीक है, ओके। तो ये R1 है, तो ये भी R1 हो गया। अब ये किरण कांच से वायु में जा रही है, तो सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर हट गई। तो आपने देखा कि ये किरण इस किरण के समांतर, इसी को हमने बोला पार्श्विक विस्थापन, दोनों के मध्य की दूरी। अच्छा देखो, कई लोग ये सोच रहे होंगे, थोड़ा सा ये लेवल हाई कर रहा हूं मैं, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जितना कोण यहां बन रहा है उतना कोण ही यहां बन रहा है। क्यों? सुनो, उसका रीजन ये है बच्चों, देखो जितना वायु से कांच में जाने पे जितनी ये अपवर्तित होकर अंदर आई, इसको मैं न्यूमेरिकल में समझा सकता हूं इस चीज को। वायु से कांच में जाने के बाद जितनी ये मुड़ी, उतनी ही कांच से वायु में जाने और वापस मुड़ गई बाहर, तभी तो एक दूसरे के क्या हो जाती है? समांतर। इसका हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। आपके 12th की जो प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होगी, उसमें ये प्रैक्टिकली देखेंगे हम कि एक्चुअल में ये एक दूसरे के समांतर निकलती है। प्रैक्टिकल देखोगे आप इसको बाकायदा। तो मेरा कहने मतलब जितना कोण यहाँ पे ये घूमी थी इधर, उतना ही ये बाहर निकल चुकी है। ठीक है, तो ये था आपका कांच की पट्टिका या स्लैब, जिसको आप 12th में प्रैक्टिकली भी देखोगे, कांच की पट्टिका या स्लैब द्वारा अपवर्तन। आई थिंक आज के चारों पॉइंटों में कोई दिक्कत नहीं होगा। हमने अपवर्तन के अनुप्रयोग के 4 पॉइंट पढ़े आज। 4 के बाद 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे अपवर्तन के अनुप्रयोग का नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है, उसकी एक डेरिवेशन पोर्शन भी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।